नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सेल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपको सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा उससे पता चल गया होगा कि आज एक्सेल के बेसिक जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। चूँकि 11 जून को मेरा खुद स्टेट का एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा प्रिपरेशन में हम भी लगे हुए हैं, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि मेरे एग्ज़ाम का परिणाम जो भी हो, बट आप लोग को जो भी हमारे साथ जुड़े हुए बेल्टॉन के पर्पज़ से कि वो बेल्टॉन का एग्ज़ाम निकाल पाए, तो हम पूरे कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने चैनल पे आपके लिए वीडियो डाल पाए। फिर भी अगर समस्याएं होगी तो हम 11 के ये वीडियो के बाद सीधा हम 12 के बाद आपको जिसके नेक्स्ट सीरीज होंगे उसका वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तब तक यूट्यूब पे हम लगातार आपके एमसीक्यू पोस्ट करते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। आप वहाँ से भी क्वेश्चन का जवाब देके आप देख सकते हैं कि आप जो है कितने सही जवाब अटेंड कर पाते हैं पर डे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि एक्सेल को कैसे स्टार्ट किया जाता है। कि अगर हम मान लीजिए एक्सेल को ओपन करेंगे, है ना, तो एक्सेल को ओपन करने का तरीका क्या है। तो एक तो आप जाइएगा स्टार्ट बटन पे, आप यहाँ पे जाइएगा तो देखिएगा इस प्रकार से स्क्रॉल कीजिएगा, तो इसमें थोड़ा क्या लगेगा, आपको समय ज़्यादा लगेगा, है ना। तो आपको यहाँ ढूंढना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट, या आप सीधा आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा EXCEL एक्सेल। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक्सेल पे आप क्लिक कीजिएगा तो एक्सेल ऐप आपका क्या हो जाएगा, ये जो एप्लीकेशन है वो आपका ओपन हो जाएगा। या आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इससे क्या कर सकते हैं, पिन टू स्टार्ट मेन्यू भी कर सकते हैं। अगर टास्क बार में पहले से पिन नहीं है, इसको पिन टू टास्क बार भी कर सकते हैं। या फिर ओपन फाइल लोकेशंस करके आप इसको क्या कर सकते हैं, इसके जो फाइल लोकेशंस है उसको आप ओपन भी कर सकते हैं। या डायरेक्ट आप उस लोकेशन में पहुँच सकते हैं जहाँ ये इंस्टॉल है, या जिस यहाँ पे इसका आइकन बना हुआ है, या फिर इसको रन एंड एडमिनिस्ट्रेटर करके आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। सबसे आसान मेरी नज़र में विंडोज़ के साथ कीबोर्ड से विंडोज़ के साथ R दबाइए, EXCEL टाइप कीजिए, ओके कीजिएगा, तो एक्सेल आपका जो है वो ओपन हो जाएगा। अभी जो हम काम करने वाले हैं वो एक्सेल 2019 पे काम करने वाले हैं। पिछले बेल्ट्रॉन के सेशन में एक्सेल MSOP 2016 से पूछा था। उम्मीद है कि इस बार ज़्यादातर क्वेश्चन 2019 से ही रहेगा। अगर आप जब एक्सेल ओपन कीजिएगा तो सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो रिसेंट यूजेस प्रोग्राम है लेफ्ट साइड में वो दिखेगा। लेकिन अगर आप पहली बार काम कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट बार एक्सेल आप अपने कंप्यूटर में ओपन किया, तो ये जो आप चूँकि आप काम किए ही नहीं है, तो ये सारे काम नहीं किया, तो ये आपको इधर कुछ दिखेगा नहीं, पूरा खाली दिखेगा। समझ गए। तो ये होगा कि रिसेंटली एक्टिविटी क्या वो दिखेगा। यहाँ पे देखिएगा तो कुछ साइन इन के ऑप्शंस हैं। उसके बाद ऊपर में देखिएगा सजेस्ट सर्चेज है, बिजनेस कार्ड है, पर्सनल है, ट्रैकर्स है, लिस्ट है, बजट है, चार्ट है, कैलेंडर्स है इत्यादि। यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो है मेन्यू आपको दिया गया है कि भाई आप इनमें से किसके आधार पे आप एक्सेल के फाइल को ढूंढना चाहते हैं, या किस प्रकार के टेम्पलेट्स आपको चाहिए। वो ऊपर से हम यहाँ से इस बिजनेस कार्ड पे जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए सर्च करिएगा, इंटरनेट कनेक्ट रहेगा तो बेहतर तरीके से हो जाएगा ये सर्च। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप अलग अलग प्रकार के बिजनेस है, सब प्रकार के कैटेगरीज यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है ना। तो आप किस प्रकार से काम करना चाहते हैं, आप यहाँ से वो चूज कर सकते हैं। चूँकि आप हम लोग शुरुआतें की है, मेरे हिसाब से हम इस प्रकार से शुरू करें कि आप एक्सेल कुछ जान ही नहीं रहे हो, आप यहीं से स्टार्ट ही कर रहे हो। तो उस पर्पज़ से क्या होता है, तो यहाँ पे ये सारे टेम्पलेट्स होंगे सब जो पहले से बना हुआ रहता है, बस आप वहाँ पे एडिट ओपन कीजिएगा और अपना इन्फॉर्मेशन उसमें भर दीजिएगा। तो चूँकि हम आपको शुरू में बोले कि हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि आप एक्सेल नहीं जान रहे हैं, आप यहाँ से सीख ही रहे हैं, तो हम यहाँ पे काम करने के लिए सबसे पहले ब्लैंक वर्कबुक पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक कीजिएगा एक नया सीट जो है आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है, इनके जो ये चेहरा है, ये इंटरफेस है, ये होम स्क्रीन है, इनके बारे में पहले समझना। क्योंकि कहीं भी आप काम कीजिएगा किसी भी एप्लीकेशन पे, तो सामने जो लेआउट खुलता है, जो सामने डिजाइन खुलता है, जो होम स्क्रीन होता है, जो मेन स्क्रीन होता है, उनके बारे में अगर आप नहीं जानिएगा तो फिर काम करिएगा कैसे। तो किसी भी एप्लीकेशन में काम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उनके बारे में जानें जो सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो जब हम ये सामने स्क्रीन पे खोलेंगे तो एक्सेल का हो गया होम स्क्रीन, या एक्सेल का हो गया मेन स्क्रीन। अब इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, या फिर इस स्क्रीन के बारे में हमें कौन कौन सी बातें देखनी है वो देखिए। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे ऊपर से। तो जब सब उससे ऊपर जाइएगा तो ये जो ग्रीन वाला पट्टी देख रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर की तरफ, इसको कहते हैं हम लोग टाइटल बार। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, टाइटल बार। ये जो हम बांट रहे हैं कलर, देखिए यहाँ पे लाल कलर एरिया बना है, तो ये जो लाल कलर से ऊपर वाला एरिया है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं ये हो गया आपका टाइटल बार। इसको क्या कहेंगे, टाइटल बार। इसे हम इमेज आप शुरू में देखिए लिए होंगे तो हम शेयर कर देंगे, फिलहाल समझिए ये हो गया टाइटल बार। ठीक है,
उसके बाद जब आइएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ बुक वन, क्या लिखा हुआ, बुक वन लिखा हुआ है। और थोड़ा सा लाइन की चौड़ाई को कम कर देते हैं। और यहाँ लिखा हुआ एक्सेल, क्या लिखा हुआ, एक लिखा हुआ बुक वन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ एक्सेल, ये देखिए ये साइड में क्या लिखा हुआ एक्सेल। तब ये क्या है, देखो बुक वन है फाइल का नाम, ये जो फाइल है, ये जो फाइल है इस फाइल का नाम क्या है, बुक वन, ठीक है ना। एक्सेल में जैसे वर्ड के फाइल को हम लोग कहते थे डॉक्यूमेंट, क्या कहते थे शॉर्ट में कहते थे डीओसी, इसी प्रकार से एक्सेल को फाइल को शॉर्ट में कहते हैं बुक। और चूंकि पहला फाइल है, पहला पेज है, इसीलिए इसका नाम हो गया बुक वन। आप जो कीजिएगा कंट्रोल एंड हो जाएगा बुक टू, फिर बुक थ्री, फिर बुक फोर, सो वन, फिर एप्लीकेशन क्लोज करके जैसे ओपन कीजिएगा तो फिर स्टार्ट हो जाएगा बुक वन से, ठीक है ना। और बुक वन शॉर्ट नेम है, इसी का नाम होता है वर्क बुक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क बुक। अगर आप बोलिएगा कि सर इस सब टर्म का थ्योरेटिकल पार्ट भी हमको शेयर कर दीजिए, या एक बार थ्योरेटिकल पार्ट को भी डिस्कस कर दीजिए, तो वो भी हम कर देंगे, या आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो इस पूरे बुक वन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअली बुक वन को ही हम लोग कहते हैं, बुक वन को हम लोग क्या कहते हैं, तो बुक वन को हम लोग कहते हैं वर्क बुक, इसी को कहा जाता है क्या, बुक वन, समझ गए ना। वर्कबुक को ही बुक कहा जाता है। वर्कबुक क्या होता है, देखिए एक्सेल के फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। वर्कबुक के अंदर जो है वो मल्टीपल सीट्स हो सकते हैं, मिनिमम देखिए अभी 2019 में बाय डिफॉल्ट एक ही सीट ओपन हो रहा है, याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट 2019 में एक ही सीट ओपन होता है, जबकि 2007 से लेके या 3 से लेके 16 तक के जो वर्जन होते हैं उसमें बाय डिफॉल्ट 3 सीट दिया जाता है, लेकिन इसमें एक ही सीट दिया, जरूरत के हिसाब से प्लस पे क्लिक कर करके और भी सीट क्रिएट कर सकते हैं हम। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सीट्स जो होते हैं, बहुत सारी सीट, एक या एक से ज़्यादा सीट के जो कलेक्शंस होते हैं उनके फाइल को वर्कबुक कहा जाता है, समझ गए ना। और इसका बाय डिफॉल्ट नाम होता है बुक वन। तो ये बुक वन क्या हो गया, एप्लीकेशन का नाम, किसका नाम हो गया, एप्लीकेशन का नाम हो गया क्या, एप्लीकेशन का नाम हो गया आपका क्या, बुक वन। समझ गए। चलिए हम इरेज देख रहे थे कैसे इरेज होता है, चलिए तो इसको हम बुक, ये क्या हो गया आपका, ये जो बुक वन है, यहाँ पे जो बुक वन देख रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में जस्ट अभी आपको बताए थे कि ये बुक वन क्या हो गया, ये हो गया आपका वर्कबुक। वर्कबुक के ही नाम को हम लोग क्या कहते हैं, बुक वन के नाम से जानते हैं। एक्सेल का जो फाइल होगा, जो भी एक्सेल का जो एक्सेल का फाइल है, ये वर्कशीट के कॉम्बिनेशन में वर्कशीट को क्या कहते हैं, वर्कबुक, और उसी का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है, बुक। ये एक्सेल क्या होगा, एप्लीकेशन का नाम हो गया, ठीक है। तो टाइटल बार समझ में आ गया कि सबसे टॉप के जो भाग होते हैं, सबसे टॉप जो हॉरिजॉन्टल पट्टी होता है उसको टाइटल बार कहते हैं। ये कंटेंट करके रखता है फाइल का नाम, एप्लीकेशन का नाम। और यहाँ देखिए साइन इन दिया हुआ है। ये साइन इन क्या होता है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट का आप मान लीजिए सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं, या फिर आपका आईडी बना हुआ है, तो आप यहाँ से साइन इन करके यूज कर सकते हो। ये आसान होता है क्लाउड पे स्टोर करने के लिए, शेयर करने के लिए। यहाँ 3 बटन दिया हुआ, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। इसका काम जानते हैं, इसको टास्क बार पे लाने के लिए। इसका काम होता है आकार को छोटा करने के लिए, और इसका काम होता है क्लोज करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ, ये होता है कि ये जो आप रिबन देख रहे हैं, इन ये जो एरिया देख रहे हैं, रिबन्स, टैब वगैरह, उनको शो और हाइड करने के लिए इसका यूज होता है। ये जब हम ऑप्शंस को हटाएंगे तब ये काम करेगा, तो तब का तब दिखा देंगे। इस एरिया में अगर आप आइएगा तो इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये लाल इस वाली पट्टी को क्या बोलते हैं, जहाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो, और ये जो स्क्रीन अगर आपको रिकॉर्ड हो रहा है, आइकन्स जो ये माउस पॉइंटर, इसके तरफ ध्यान देकर रखिएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। इसके बाद जब आप नीचे की तरफ आइएगा तो फाइल से लेके ये जो देख रहे हैं यहाँ तक, ये आपका कहलाएगा टैब। इसको क्या कहलाते हैं, टैब। पहले ये कहलाता था मेन्यू, लेकिन 2007 से ये क्या कहलाता है, टैब, ठीक है। इसके बाद ये जो आप नीचे की तरफ पट्टी देखते हैं, यहाँ के जो पट्टी आप देख रहे हैं, चलिए इसके कलर को चेंज कर देते हैं। यहाँ से लेके ये वाला जो पट्टी आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये ब्लू कलर में जो हम आपको किया, थोड़ा सा इसको मोटा कर देते हैं, ठीक है। तो ये ब्लू वाला पट्टी क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिबन। मैं इसको फिर से रिफ्रेश कर दूँ पूरा का पूरा, देखो ये क्या कहलाएगा, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया, इसको कहेंगे रिबन। ये पूरा ब्लू वाला सेक्शन क्या कहलाएगा, रिबन। ऊपर वाला ये जो सेक्शन है, ये यहाँ तक कहलाएगा टैब, ठीक है। और ये नीचे वाले कलर वाला क्या कहलाएगा, रिबन, समझ गए। इसके बाद देखिए ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं, कोई भी देख लीजिए, आप इसको उठा के देख लीजिए, या फिर आप इस वाले सेक्शन को देख लीजिए, या फिर आप ये वाला सेक्शन को देख लीजिए। इसको कहते हैं ऑप्शन। क्या कहते हैं, ऑप्शन। ये रिबन के क्या है, कमांड्स हैं और ऑप्शंस हैं। कमांड कहिए या ऑप्शन कहिए, ठीक है। और जितने भी कमांड्स हैं वो एक सेपरेट ग्रुप के साथ बंधा हुआ है। सेपरेट ग्रुप का मतलब क्या हो गया, अगर आप ध्यान से ये वाले सेक्शन को देखिएगा, यहाँ पे
ये वाले सेक्शन को देखिएगा तो ये होता है ग्रुप। ये जो येलो कलर के अंदर दिख रहा है, हर एक ऑप्शन के अंदर क्या दिया हुआ है, एक ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। और हर एक ग्रुप एक देखिए एक सेपरेट लाइन से बंधा हुआ है। यहाँ की तरफ अगर आप देखिएगा तो ये क्या है, एक सेपरेट लाइन है। ये देखिए, ये इसका लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये मतलब यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ से यहाँ तक चला, तो ये इसका एक ग्रुप हो गया। ये ग्रुप का नाम क्या है, स्टाइल। इसके अंदर कुछ ये इस प्रकार के कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो रिबन जो बना हुआ था वो टैब से बना होता है, समझ गए, ग्रुप से बना होता है और ऑप्शन से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये भी समझ में आपको आ गया। ये जो आप देख रहे हैं ये प्रकार का आइकन, इसको बोलते हैं कॉमन डायलॉग बॉक्स। इसमें क्या होता है कि जिस ग्रुप में आप जितने भी ऑप्शंस हैं, जो मेन ऑप्शंस है वो तो आपको दिखता ही दिखता है, लेकिन ऐसे सारे ऑप्शंस जो आपको नहीं दिखता है, जो छिपा हुआ है या जिसका यूज हमें नहीं होता, वो इसी कॉमन डायलॉग बॉक्स के अंदर हमें दिखता है, ठीक है। तो ये था ऊपर वाले सेक्शन की तरफ। नीचे वाले की तरफ अगर आप आइएगा, नीचे वाले सेक्शन की तरफ जब आइएगा तो यहाँ पे देखिए आपको क्या सब देखने को मिलेगा। लेकिन इसको यहाँ कर लेता हूँ। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये एरिया, इस एरिया को क्या बोलते हैं, ये जो एरिया है इसको कहते हैं नेम बॉक्स। इसको क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स। ये जो एरिया है उसको बोलते हैं नेम बॉक्स, अभी कलर किया हुआ। नेम बॉक्स का मतलब क्या होता है कि हम कौन से सेल पे हैं, उस एक्टिव सेल का एड्रेस जो वो नेम बॉक्स में पता चलता है, ठीक है। साथ ही अगर हमें कहीं जाना हो, नेम बॉक्स के प्रॉपर्टी जानिएगा, तो सबसे पहले एक्टिव सेल के एड्रेस को बताना, रेंज ऑफ सेल के स्टार्टिंग एड्रेस को बताना, किसी भी सेल में अगर हमें जाना है फलाने सेल नंबर पे, तो गो टू करके हम उस सेल पे जा सकते हैं। सेल एड्रेस देंगे, इंटर दबाएंगे तो हमारा वो सेलेक्टिव हो जाएगा। तो सेल एड्रेस को ढूंढना, साथ ही टेबल का अगर हम नाम क्रिएट करना चाहते हैं, पूरे टेबल को कोई नाम देना चाहते हैं, तो वो भी नेम बॉक्स के द्वारा किया जाता है। मैं फिर से रिपीट करूँ, अगर इन सारी चीज़ों को आप थियोरेटिकल पार्ट में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा, तो हम आपको वो चीज़ें छोटे छोटे नोट्स में लिख के भी वो आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये हो गया, ये जो पूरा पट्टी देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया फार्मूला बार। फार्मूला बार का काम क्या होता है, देखिए एक सेल के अंदर हम दो प्रकार के डेटा को एक्सेस करते हैं नॉर्मली। एक तो हम डाटा लिखते हैं कंटेंट के रूप में, या फिर एक वैल्यू हो सकता है। मतलब क्या होगा, या तो एक सेल के अंदर हम कुछ लिखेंगे एज ए कंटेंट, या किसी भी 2 सेल 4 सेल को जोड़ के हम उस किसी एक सेल में परिणाम लाएंगे, दैट इज वैल्यू लाएंगे। तो एक सेल के अंदर या तो किसी का रिजल्ट हो सकता है, या कोई कंटेंट उसके अंदर ऐड रहेगा, समझ गए ना, कोई वैल्यूज ऐड हो सकता है, या फिर कोई रिजल्ट उसके अंदर आ सकता है। तो एक सेल के अंदर मान लीजिए, इस सेल किसको बोलते हैं, तो ये जो बॉक्स देख रहे हैं, ये जो सिंगल बॉक्स है इसको क्या बोलते हैं, एक सेल बोलते हैं। मैं फिर से इसको कवर करके दिखाता हूं। तो ये जो सिंगल बॉक्स है इसको क्या बोलेंगे, एक सेल बोलेंगे। अब इस सेल के अंदर या तो कुछ लिखा होगा या कोई परिणाम होगा। अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो लिखा हुआ कहाँ दिखेगा, अगर हम मान लीजिए कोई सेल में राम लिखे, या 10 लिखे, या 20 लिखे, या 40 लिखे, या 60 लिखे, कुछ भी लिखे, तो वो कहाँ दिखेगा, तो वो जो आपको दिखेगा वो दिखेगा कहाँ पे, ये दिखेगा आपको इस फार्मूला बार के अंदर में। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे लिखे हुए हैं राम, क्या लिखा हुआ है राम, अभी बाद में बताएंगे, तो ये राम यहाँ भी लिखा हुआ मिलेगा। पहला काम तो ये हो गया। फार्मूला बार का काम क्या होता है, तो सेल के अंदर जो भी वैल्यू लिखा हुआ, जो भी कुछ लिखा हुआ, उसको एडिट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फार्मूला बार का यूज करते हैं। हम उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। दूसरा काम क्या होगा, तो कोई भी फार्मूला, अगर किसी भी सेल में मान लीजिए कोई रिजल्ट है, जैसे किसी सेल में 30 है, अब वो 30 कैसे आया, कोई फार्मूला लगाया होगा। अगर वो फार्मूला के थ्रू आया हुआ है तो फार्मूला बार में हम क्या कर सकते हैं, उस सेल में, जिस सेल में मान ली इस सेल में, मान लेते हैं कि इस सेल में कुछ देर के लिए हमने यहाँ पे लिखा 10, यहाँ पे हमने क्या लिखा 10, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा 20, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा इक्वल टू, यहाँ पर हमने लिखा 10, यहाँ पर हमने लिखा बराबर, मान लीजिए 10 + 20 + 10। जैसे हम इंटर दबाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 20 20 40। तो मान लीजिए कि इस सेल में हम जोड़े, यहाँ पे मान लेते हैं कि इसमें 40 लिखा हुआ है, तो यहाँ इस वाले ये जो बराबर वाला सेक्शन है इसमें तो 40 रहेगा, लेकिन इसका वैल्यू फार्मूला बार पे क्या लिखा रहेगा, फार्मूला बार पे लिखा रहेगा 10 + 20 + 10, इसके अंदर दिखेगा 40। तो वो 40 कैसे आया, उसका फार्मूला है जो कहाँ दिखेगा, फार्मूला बार पे दिखेगा। आ गया समझ में। तो ये काम होता है फार्मूला बार का, कि जो भी फार्मूला हम लिखे उसको देखने के लिए फार्मूला बार का यूज करते हैं, या सेल में जो भी कंटेंट लिखे उसको एडिट करने के लिए फार्मूला बार का यूज करते हैं। ये जो सिंगल बॉक्स है, इस ये जो आप सिंगल बॉक्स देख रहे हैं, कोई भी जो सिंगल बॉक्स देख रहे हैं इसको कहते हैं सेल। क्या कहते हैं, सेल। और अगर ये ब्लैक कलर का डार्क बॉर्डर बना हुआ, एक तो सेल हो गया, लेकिन अगर किसी भी सेल में इस प्रकार से ब्लैक कलर का बॉर्डर बना हुआ तो उसको बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे,
उसको बोलते हैं एक्टिव सेल। क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल। बहुत दूर तक इस प्रकार का बॉर्डर बना हुआ तो उसको कहते हैं रेंज ऑफ सेल। समझ गए? ऊपर में जो आप ये देख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी वगैरह जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर में ए बी वगैरह जो आप देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं कॉलम हेडिंग। क्या कहते हैं? कॉलम हेडिंग। ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ये जो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देख रहे हैं, ये होता है रो हेडिंग, जो क्या करता है? रो नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? इस प्रकार का जो आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस देखते हैं इस प्रकार से, ये जो आप देख रहे हैं कैसे यहाँ से चालू होकर यहाँ तक आया है, इसको कहते हैं कॉलम्स। क्या कहते हैं? कॉलम। ठीक है ना? इस प्रकार का जो आप लाइन देख रहे हैं, इस प्रकार का हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं रोज। क्या बोलते हैं? रोज। और जो एक वर्कशीट होता है वो कॉम्बिनेशंस होता है किसके? रो एंड कॉलम्स के। और ये जो सेल होता है वो क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। इंटरसेक्शन का मतलब होगा कि कॉलम और रो एक दूसरे को जहां काटेगा, जहां जहां काटिंग करेगा, मतलब क्रॉस करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उस एरिया को, उस जगह को, समझ गए, उस बॉर्डर को हम लोग सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल बोलते हैं। ठीक है? एक्सेल का काम क्या होता है? इसका इस वाली स्क्रीन के बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए सीट दिया हुआ, बाय डिफॉल्ट एक सीट है, यहाँ से हम क्लिक करके सीट जितने चाहे उतने सीट बना सकते हैं। ये हो गया स्टेटस बार, ये हो गया व्यू बटन, जहाँ पे आपको अलग अलग टाइप से व्यू देते हैं। ये पूरे प्रॉपर्टीज बार, ये पूरे एरिया को स्टेटस बार बोलेंगे। ये हो गया जूम सेक्शन, जहाँ से हम पेज को जूम कर सकते हैं। ये हो गया स्क्रॉल बार, जहाँ से हम अप डाउन स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग लेफ्ट राइट जो है वो स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है? इससे पहले कि हम समझिए कि एक्सेल का काम क्या होता है, चलिए ये जितने भी चीज़ें हम आपको बताए हैं, ये जितने भी चीज़ें हम आपको अभी बताए हैं, ठीक है, जैसे ये हो गया एक्टिव सेल, ये हो गया सेल, समझ गए ना, ये हो गया रेंज ऑफ सेल, ये हो गया आपका कॉलम हेडिंग, ये हो गया आपका रो नंबर, है ना, ये सब बताए ना। इनका हम एक स्क्रीन आपको फोटो शेयर कर रहे हैं। ये देखिए लगभग चीज़ इसके अंदर एडेड है, मतलब थोड़ा सा क्वालिटी का हो सकता है कि कुछ फ्रेशनेस ना हो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता चले कि किस एरिया को क्या बोलते हैं। इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इस प्रकार से इमेज देखे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन पूछ सकता है कि फलाने एरिया को क्या बोलते हैं, या ये चीज़ एक्सेल के होम स्क्रीन में कहाँ होता है, मे भी ऑब्जेक्टिव में आ जाए। तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना, चाहे आए कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन आपको प्रिपेयर रहना कि हाँ भाई ये मान के ये चीज़ आ सकती है। ठीक है? आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ऐसे तो आप नेट पे भी सर्च करोगे तो ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको कुछ ऐसे लग रहा है कि ये बेहतर नहीं लगा या समझ में नहीं आ रहा, या आपको इससे बेहतर चाहिए, तो कमेंट में बता दीजिए। अगर आप वीडियो देखने के बाद, तो हम आपको पोस्ट के माध्यम से इस प्रकार के स्क्रीन को शेयर कर देंगे, या अगले वीडियो में हम आपको अच्छे क्वालिटी में इसको क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए आते हैं फिर से एक्सेल में। अब देखिए एक्सेल का काम क्या होता है। देखिए एक्सेल को हम लोग स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है ना? हाँ, इसको एक्सेल को हम लोग क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट प्रोग्राम मतलब क्या होगा? एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पे हम लोग शीट के माध्यम से क्या करते हैं, या एक टेबल के माध्यम से डेटा को स्टोर करते हैं। इसका काम क्या होता है एक्सेल के अंदर? एक्सेल का काम, बेसिक काम होता है, ये एमएस ऑफिस पैकेज का एक पार्ट है, समझ गए, एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसका काम होता है एक तरह से डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से रखना, सभी प्रकार के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना, और डाटा का मैनेजमेंट करना। ठीक है ना? फिल्टर करना, सर्च करना, सॉर्टिंग करना, ये सारे काम किसका होता है? एक्सेल का। मतलब एक्सेल के अंदर हम क्या सब कर सकते हैं? तो डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं, सॉरी स्टोर कर सकते हैं एक टेबल के अंदर, या टेबल के रूप में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। हम बहुत सारे मैथमेटिकल फार्मूलाज लगा सकते हैं, अर्थात कैलकुलेशन का काम कर सकते हैं, सर्चिंग का काम कर सकते हैं, सॉर्टिंग का काम कर सकते हैं, चार्ट निर्माण कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना, अलग अलग फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। यहाँ पर मतलब गूगल कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। ठीक है ना? क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि हम एक्सेल के अंदर इनमें से कौन सा काम कर सकते हैं, या इनमें से कौन सा काम नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का सवाल आपको देखने को मिल सकता है एक एक्सेल के अंदर। ठीक है? ये तो होगी बेसिक बातें। अब देखिए एक्सेल का काम क्या होता है। चलो इसको एग्जांपल देने के लिए एक एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, और एमएस वर्ड में समझते हैं कि एक्सेल का बेसिक काम क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमें कहा गया किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज तरीके से रखने के लिए, जैसे विद्यार्थी का नाम है, उसका कोर्स है, उसका कोर्स फी और एड्रेस है, तो हमने लिखा नेम। ठीक है? हमने क्या लिखा? नेम। नेम हमने लिख दिया, मान लीजिए राम। ठीक है? नेम में हमने लिख दिया, मान लीजिए राम। ठीक है? हमने लिख दिया FATHE फादर्स नेम। ठीक है? इसमें हम दे दिया, मान लीजिए मोहन। हमने दे दिया कोर्स
कोर्स, ठीक है, हमने दे दिया मान लीजिए DCA, ठीक है, हमने दे दिया फी, मान लीजिए हमने दे दिया 3000, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दिया, अब मान लीजिए कि फ़ी तो दिया 3000, अब यहाँ पे दिया हुआ पेमेंट, PAYMENT पेमेंट, तो बोला कि मान लीजिए कि इसने 1500 रुपया क्या किया, पेमेंट किया। अब हम दे दिए यहाँ पे ड्यूज़, DUES, तो ड्यूज़ अगर हम देंगे तो 1500, 3000 में 1500 दिया तो 1500 बचेगा, ठीक है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे दिया मोबाइल नंबर, हम यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं, कुछ भी मोबाइल नंबर मान लीजिए दे दिए। अब यहाँ पे बोलेगा चलिए ये तो हो गया डाटा, इसमें समस्या क्या है कि इस डेटा को अगर हम इस प्रकार से लिखेंगे तो ये तो पहला स्टूडेंट का होगा, इसी प्रकार से हमें मान लो सैकड़ों स्टूडेंट्स के इस प्रकार से डेटा को लिखना होगा। तो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, नाम क्या करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन क्या ये ऑर्गेनाइज तरीका से है? क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं? क्या इसको हम सही तरीके से फिल्टर कर सकते हैं? क्या इसमें से हम डेटा को सही तरीके से सर्च कर सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर पॉसिबल भी है तो बहुत ज़्यादा मेहनत है ना। तो ये डाटा तो है हमारे पास, एक ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड है मेरे पास, 2 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, एगो राम है और मान लीजिए एगो जो है रामू है, एक ही फादर्स के नाम से है, सेम कोर्स है, सब कुछ सेम है, ठीक है ना। एक का नाम है राम, एक का नाम है रामू, तो 2 विद्यार्थी का रिकॉर्ड हमारे पास है जो DCA कर है और एक सेम पेमेंट किया हुआ। ऐसे कई सैकड़ों स्टूडेंट के रिकॉर्ड हो सकते हैं, तो ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसको अगर हम मान लीजिए टेबल के रूप में कन्वर्ट भी, आपके मन में सवाल आ रहा है सर अगर सोचो जो टेबल दिया टेबल बना लेंगे, तो चलो इसको अगर हम टेबल के रूप में कन्वर्ट भी कर दें तो हम यहाँ से इस टेबल में जाएंगे, इंसर्ट टेबल में जाके इसको ओके कर देंगे। तो देखिए एक ये सारे रिकॉर्ड्स जो है इस प्रकार से आ गए, जहाँ फील्ड्स और यहाँ पे इसके इन्फॉर्मेशन बने हुए हैं। फिर इस प्रकार से इस टेबल को भी हम कर देते हैं। चलो इसमें भी इंसर्ट में गए, टेबल में गए और इंसर्ट टेबल पे जाकर ओके कर देते हैं। 2 टेबल हमारे पास बन के क्या हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। लेकिन ये जो फील्ड्स के नाम हैं, ये जो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये तो कॉलम वाइज है, इसको तो रो वाइज रहना चाहिए था, ठीक है। तो ये डाटा मैं क्या करूँ, ये डाटा है मेरे पास, रिकॉर्ड है, लेकिन एक जो व्यवस्थित तरीके से होता है वो नहीं है। एक ही चीज़ को हम बार बार यहाँ पे रिपीट किए जा रहे हैं, ठीक है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। तो डाटा को अगर हमें ऑर्गेनाइज तरीके से रखना होगा तो हम टेबल में रख सकते हैं, बट ये हम इसको बेहतर ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते। साथ ही यहाँ पे देखिए ड्यूज है, पेमेंट है, ऐसे बहुत सारे मैथमेटिकल फार्मूलाज है जो हम यहाँ पे बेहतर तरीके से नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं कि हम इस वक्त टेबल पे फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, कुछ फार्मूलाज हम यूज कर सकते हैं, बट अब जो एक कहते हैं ना कि बेहतर प्लेटफॉर्म मतलब काम करने के लिए, वो यहाँ पे नहीं। देखो जैसे मान लीजिए कि अब हमें कोई पेशेंट डॉक्टर के यहाँ गया, उसको ऑपरेशन करना होगा, मान लीजिए छोटा मोटा ही ऑपरेशन क्यों ना हो, लगेगा अच्छा छोटा सा सूजन एक पास है, इसको तो बस बहाना है, ऐसे करके नॉर्मल करके हम इसको निकाल देंगे, तो कर तो सकता है, वहाँ पर भी ऑपरेशन उसका हो सकता है अगर बेसिक वाला ऑपरेशन होगा। लेकिन अगर उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाके करे, वो सारे मैनेजमेंट वहाँ पे हो, तो वो काम वहाँ पे बेहतर से किया जा सकता है, समझ गए ना। चाहे वो छोटा लेवल का ऑपरेशन हो या बड़े लेवल की ऑपरेशन हो, उसके लिए हमें ऑपरेशन थिएटर चाहिए, ताकि वो वहाँ का एक एनवायरनमेंट होगा, सारा इक्विपमेंट होंगे, सारे मैनेजमेंट होंगे, तो हम वो ऑपरेशन वाले जो प्रोसेस होंगे उसे बेहतर तरीके से उस लोकेशन पे हम कर सकते हैं या उस रूम के अंदर कर सकते हैं। अब जैसे देखिए जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो हम ICU में सबमिट कर देते हैं, उसको ICU में भर्ती कर देते हैं, क्योंकि दोनों जगह की व्यवस्था क्या होंगे, थोड़े तो अलग होंगे, है ना। तो ICU के लेवल के लिए ICU होता है, कोई पेशेंट बहुत हैवी बीमार होता है तो उसको लोग वेंटिलेटर पे दे आता है। तो मैं यहाँ पे ये कहने चाह रहा हूँ कि जैसा काम होगा वैसा अगर इन्वायरमेंट हमें बेहतर तरीके से प्रोवाइड किया जाए तो वो काम करना आसान होगा। जैसे अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब इस वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए जो हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, इसके लिए बेहतर इन्वायरमेंट है कि एक स्टूडियो होना चाहिए, AC लगा होना चाहिए, और आवाज़ जैसे स्टूडियो और AC रहेगा तो आवाज़ पक्की सी बात है बाहर नहीं आएगा, तो वहाँ पे बेहतर तरीके से वीडियो रिकॉर्ड हो सकता है। अभी भी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन कैसे, पसीना से पूरा भींगे हुए हैं, गमछे से पूरा मुंह कान को पोंछ रहे हैं, ठीक है ना। वीडियो को पॉज कर करके पंखा के नीचे जाते हैं, तो काम तो हो रहा है लेकिन बेहतर तरीके से नहीं हो रहा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं कि MS वर्ड के अंदर भी हम डाटा को ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकते हैं, कुछ फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन जितना बेहतर हम एक्सेल में कर पाएंगे शायद उतना बेहतर हम यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, अब इन्हीं डाटा को एक्सेल पे लेके चलते हैं। अब एक्सेल के बारे में तो हम आपको बेसिक जानकारी दे ही दी है। एक चीज़ और याद रखिएगा, A1 को हम लोग क्या कहते हैं, होम सेल, क्या कहते हैं, ये होगा एक्टिव सेल, इसी को होम सेल भी कहते हैं।
एक्सेल के अंदर हम लोग नेविगेट कैसे करेंगे, कैसे काम करेंगे, तो देखिए अगर आपको 4 एरो की है, चारों एरो की दबा के आप एक्सेल में अपने आसपास के सेल में मूव कर सकते हैं, आगे पीछे दाएं ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। टैब दबा के सीधा आप पैरेलल एक A1 B1 C1 D1 सो वन लास्ट तक आप टैब दबा के जा सकते हैं, समझ गए ना। जिस रो में होंगे उस रो के सीधा में जाते चलिएगा, किसमें, टैब के साथ, ठीक है। साथ ही अगर आप मान लीजिए E1 में F1 में है तो एरो की से भी पीछे आ सकते हैं, और या शिफ्ट के साथ टैब दबा के भी आप पीछे आ सकते हैं। इसका हम एक पूरा का पूरा शॉर्ट की जो होगा नेविगेशन का एक्सेल का, वो हम आपको पोस्ट के माध्यम से बता देंगे, पोस्ट में हम अपलोड कर देंगे उस इमेज को, ठीक है, आप अपना देख लीजिएगा। तो नेविगेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग एरो की का यूज करते हैं, ठीक है। एंड एरो की के यूज करने के अलावा हम लोग होम की का भी यूज करते हैं। अगर किसी भी रो में हम हैं, समझे ना, उसके शुरू में आने के लिए होम की का यूज करते हैं, और सबसे पहला A1 में जाने के लिए हम लोग कंट्रोल होम की का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया नेविगेशन, जो हम लोग किसके साथ करेंगे, एरो की का सबसे ज़्यादा यूज होगा। नीचे आने के लिए इंटर की का भी यूज कर सकते हैं। इसमें इंटर की दबाने से डायरेक्ट लाइन नीचे नहीं आता, कैसे आता है वो आपको जब हम काम करेंगे तो बताएंगे। ये हो गया सेल में नेविगेट करने के लिए। सबसे अंतिम सेल कौन सा कॉलम का नाम है वो देखने के लिए कंट्रोल के साथ राइट एरो की दबाइएगा, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि सबसे अंतिम कॉलम का नाम क्या है। तो XFD, ये कई बार पूछ देगा, तो सबको याद रखिएगा। सबसे लास्ट और सबसे शुरू कॉलम का नाम क्या होगा, तो A1 होगा या A होगा, ठीक है। सबसे लास्ट रो कितना होता है, तो 10,48,576, 16,380 कॉलम होता है, और 10,48,576 रोज होते हैं, ठीक है ना। फिर ऊपर जाने के लिए आप कंट्रोल के साथ एरो की दबाइएगा, कंट्रोल के साथ होम दबाइएगा, तो आप ऊपर की तरफ मूव कर जाइएगा, ठीक है। ये भी समझ में आ गया कि नेविगेट कैसे करेंगे। माउस का भी बड़ा योगदान होता है। ये जो आप मोटका वाला व्हाइट देख रहे हैं, व्हाइट प्लस माउस का, इसका काम होता है रेंज ऑफ सेल, मतलब डेट मीन्स एक ड्रैग करके एरिया को क्या करना, सेलेक्ट करना, इसका काम होता है ये मोटा वाला प्लस का। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जब कोना कीजिएगा तो ये पतला वाला बनेगा, इसका काम होता है फिल करने के लिए, जैसे 1 2 किए, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर हमें डाटा को फिल करना होगा यही चीज़, तो हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फिल हैंडल। तो ये काम होता है पतला वाला प्लस से, थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया मोटा वाला प्लस, इसका काम होता है, इसका काम क्या होता है, रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करना। अगर कुछ दूर हमें सेलेक्ट करना तो ये व्हाइट वाला प्लस से होगा। अगर हमें कोई चीज़ को फिल करना होगा तो ये कोना से पकड़ के पतला वाला ब्लैक जो माउस पॉइंटर बनता है उससे होगा। याद नहीं रखना, ट्रिक को समझना, ठीक है। ये व्हाइट वाला प्लस हमेशा बीच में आएगा। ये जो देख रहे हैं आप क्या बोलते हैं, ये जो 4 एरो की बनता है, इसका काम होता है एक सेल के डाटा को दूसरे सेल में मूव करना, ठीक है। स्वैप करने के लिए हम लोग शिफ्ट का यूज करते हैं। जब बड़े डाटा बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, तो आपको बताया जाएगा। तो बेसिक समझ में आ गया, व्हाइट प्लस से सिलेक्ट करना, ब्लैक पतला प्लस से फिल करना, कॉर्नर पे जो 4 एरो की बनता है उससे मूव करना, एक डाटा को दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है। ये ए और बी के बीच में जब ए पे क्लिक कीजिएगा तो नीचे की तरफ एरो बनेगा, इसका काम होता है पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना, और रो पे लेके जाइएगा तो लेफ्ट राइट की तरफ बनेगा, इसका काम होता है पूरे रो को सिलेक्ट करना, ठीक है। जब आप ए और बी कॉलम हेडिंग के बीच में माउस पॉइंटर को लाएगा तो ये एक प्लस का चिन्ह बनेगा, जैसे ना चर्च में ईसा मसीह वाले वाले जो देखते हैं भगवान जो होते हैं वो ज़्यादातर इस प्रकार के लोगों वाले यूज करते हैं। मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक प्रकार का जो प्लस बना हुआ जिसमें 2 एरो की होगा, ये एरो की दिखा रहा है कि लेफ्ट और राइट की तरफ हम जा सकते हैं। इससे हम रो कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ड्रैग करके भी या डबल क्लिक करके भी। डबल क्लिक करके ऑटोमेटिक जो साइज होगा उसके साथ सेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से देख रहे हैं ये ऊपर नीचे दिखा रहा है, तो इससे हम रो के हाइट को बढ़ा और घटा सकते हैं। बाकी कंट्रोल जेड करके जो काम करते हैं वो काम कर सकते हैं। लिखा कैसे जाता है, जैसे हम लोग सेम काम किए थे वही काम अगर इसमें करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो लिखने का बड़ा आसान तरीका है। जैसे हम लिखें यहाँ पे नेम, यहाँ पे क्या लिखे, नेम, ठीक है ना, या फिर THER फादर्स नेम। देखिए अभी जैसे आप लिखे हैं फादर्स नेम, तो आपको ये लग रहा होगा कि ये जो सेल है वो B1 से C1 की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ फार्मूला बार को ध्यान से देखिए। इसमें नेम है तो फार्मूला बार में नेम दिख रहा है, इसमें फादर्स नेम है तो फार्मूला बार में पूरा फादर्स नेम दिख रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि दिखने से लग रहा है कि C1 में, लेकिन एक्चुअली में है नहीं। इसको सही कैसे करेंगे, तो यहाँ से डबल क्लिक फिलहाल कर देंगे। और भी तरीका है, लेकिन वैसे आसान तरीका यही है। इसके बाद हम यहाँ पे आए, दे दिए मान लीजिए कोर्स दिए, यहाँ पे दिए फी, यहाँ पे दिए पेमेंट, यहाँ पे दिए ड्यूज। इस प्रकार से डेटा दे दिया। अब देखिए कितना आसान है, इंटर दबाए नीचे आ गए, नेम में दे दिए राम, फादर्स नेम में दे दिए मान लीजिए सुरेश, कोर्स में दे दिए DC है, फी दे दिए 3,000,
पेमेंट दे दिए 1200, ठीक है। फिर इंटर दबाए, देखिए ऑटोमेटिक नीचे आ गए। अब यहाँ पे हमें लिख दिए मोहन, फादर्स नेम राजेश, कोर्स ADCA, फी 5000 मान लीजिए, पेमेंट मान लेते हैं 2700, ठीक है। फिर इंटर दबाए, तीसरा एंट्री किए रोहन उमेश टाइपिंग, फी 3200 और पेमेंट 1700, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास कुछ एंट्री किया हुआ है। मान लीजिए देख लें, एंट्री भी समझ में आ रहा है कैसे एंट्री करते हैं। अब एक्सेल का देखिए सबसे बड़ा, देखिए इसमें मैं और भी ज़्यादा जानकारी में आऊँगा, फिलहाल अभी आपको बेसिक ही हम ये बता रहे हैं। तो हम लिखते जाएंगे, एंट्री करते जाएंगे। अब एंट्री के मान दीजिए कि यहाँ पे कुछ गलती हो गया, जैसे राम को रामू करना, तो अब इसको एडिट कैसे करेंगे? एडिट करने के बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करिए, यहाँ पे यू लिख दीजिए, एक तरीका ये हो गया। चलो इसको कंट्रोल Z कर देते हैं। दूसरा तरीका, जिस सेल को एडिट करना है उस पर क्लिक कीजिए और फार्मूला बार में जाइए, कर्सर आएगा, कर्सर को जहाँ लेके जाना है वहाँ लेके जाइए। जैसे हम इसको रमेश कर दिए, इंटर दबाएं तो देखिए रमेश हो गया। तो फार्मूला बार से भी एडिट कर सकते हैं। दो तरीका हो गया, डबल क्लिक से, फार्मूला बार से। और तीसरा तरीका होता है कीबोर्ड से F2 दबाइए, कर्सर आएगा। आपको मान लीजिए रमेश नहीं, इसको राम ही करना था, तो हम जिसको मिटाना था जैसे MS वर्ड से में करते हैं, कर्सर का इंटर दबाइएगा। हर एक काम के बाद आपको इंटर दबाना, तो ऑटोमेटिक जो है वो डाटा आपका इरेज हो जाएगा। फार्मूला कैसे लिखा जाता है तो वो देखिए एक्सेल के अंदर। मैं अभी बस ऐसे ही आपको डेमो दे रहा हूँ, इस पर और भी चीज़ें चर्चा करेंगे बेहतर तरीके से। आप देखिए 3000 फी दिया हुआ है, पेमेंट किया 12000, तो कितना बचा? तो फी में से पेमेंट को घटा देंगे तो ड्यूज निकल जाएगा। तो कोई भी फार्मूला लिखने से पहले इक्वल टू दबाते हैं। इसके बाद दो तरीके से फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखे 3000 हमको पता है और दिया 1200, तो 1200 इंटर दबाए तो हो गया 1800। अब इस पे हमको मैनुअली क्या करना होगा, सब में इस प्रकार से लिखना होगा 6000 माइनस 2700, इंटर दबाए तो हो गया 3300 बराबर 3200 माइनस 1700। तो यहाँ पे हमको ड्यूज निकल गया, ठीक है ना। अब ये 1500 रुपया देखे, देखिए फार्मूला बार में यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा तो इसका फार्मूला बार में यहाँ देखिए फार्मूला दिख रहा है ना, यहाँ फार्मूला दिख रहा है, यहाँ वैल्यू दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस सेल में भी हम फार्मूला ला सकते हैं, ठीक है ना। सेल के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला ला सकते हैं, लेकिन अभी इसकी जरूरत हमें नहीं है। थोड़ी सी मिस्टेक हुआ, फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पे कितना था, 3200 माइनस 1700, ये हो गया। अब ये जो वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए पेमेंट हमको याद आ रहा है विद्यार्थी तो 1400 पेमेंट किया था, यहाँ से हम 1400 कर दिए, लेकिन यहाँ का वैल्यू तो अभी भी 1800 दिख रहा है, यहाँ तो चेंज हुआ ही नहीं। इसका मतलब फिर से हम इस 1200 को हटा के हमको क्या करना होगा, 1400 करना होगा, तो यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। ये तो बड़ी समस्या है कि नहीं है? ये तो समस्या ये है भाई कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, समझ गए। तो इस प्रकार से हम वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन ये बेहतर तरीका नहीं है। इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर इसके जगह हम सेल एड्रेस लिख दें तो ये परिणाम थोड़ा बेहतर आ सकता है। तो इसका बेहतर तरीका लिखने का है, बराबर जिसको घटाएंगे उस पर क्लिक किए, माइनस जिससे घटाएंगे उस पर क्लिक कर दिए, इंटर दबा दिए, देखिए 1600 आ गया। अगर आप यहाँ पे हम मान लीजिए 1700 भी कर देते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और इतना ही नहीं, इसको खींच के अगर हम नीचे कर देंगे तो ऑटोमेटिक वैल्यू जो है वो क्या होगा, चेंज होगा। इसको हम कर देते हैं अब 2500, देखिए हर जगह चेंज हो रहा है। इसको कर देते हैं मान लीजिए 2000, चेंज हो गया। इस प्रकार से वैल्यू क्या होते जाएगा, आपका चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए यही तक रखते हैं क्लास। आपको एक्सेल बेसिक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक का क्लास एक्सेल का कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टेट के एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।